हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 की कंटिन्यूटी में आज हम आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डाइलेक्ट्रिक सरफेस। ये दोनों टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस, वैद्युत प्रतिबिंबों की विधि। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है यूनिकनेस थ्योरम, उसको हम पढ़ते हैं। यूनिकनेस थ्योरम है क्या? लैप्लास इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बता चुकी हूँ। del 2 phi इज इक्वल टू 0, ये आपकी लैप्लास इक्वेशन। फाई यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल। तो लैप्लास इक्वेशन del 2 phi बराबर 0 है और इसका सोल्यूशन पोटेंशियल की वैल्यू का निर्धारण नहीं कर पाता है। इसकी वैल्यू संपूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए हमको प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन एक और केवल एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, बशर्ते कि क्या कंडीशन है? बशर्ते कि जो विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो फील्ड में स्थित सभी बाउंड्रीज पर स्पेसिफिक फंक्शन हो, विशिष्ट फंक्शन हो। तो विद्युत क्षेत्र के लिए लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन एक और केवल एक अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होता है, बशर्ते कि विद्युत विभव क्षेत्र में स्थित सभी बाउंड्रीज पर विशिष्ट फलन हो। ये आपका लैप्लास इक्वेशन। अब इसका प्रूफ है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लैप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, फाई 1 और फाई 2। अब चूंकि ये लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स del 2 phi 1 बराबर 0 एंड del 2 phi 2 इज इक्वल टू 0। लैप्लास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसलिए फाई 1 व फाई 2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन है तो फाई 1 और फाई 2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए फाई 3 बराबर क्या है? फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये क्या है? फाई 1 और फाई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब अगर फाई 1 और फाई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन फाई 3 है तो ये जो पोटेंशियल फाई 3 है ये भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स del 2 फाई 3 इज इक्वल टू 0। तो del 2 फाई 3 बराबर 0 है और फाई 3 किसके बराबर है? फाई माइनस फाई 2। तो del 2 फाई 3 बराबर किसके हो गया? del 2 फाई 3 बराबर हो गया आपके पास में del 2 फाई 1 माइनस del 2 फाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज पर पोटेंशियल फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू परस्पर इक्वल होती है, इसलिए सभी बाउंड्रीज पर जो पोटेंशियल फाई 3 की वैल्यू है वो 0 होगी। तो पोटेंशियल फाई 3 की वैल्यू सब बाउंड्रीज पर 0 होगी, तभी फाई 1 बराबर फाई 2 क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। तो लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन पोटेंशियल फील्ड में लोकल मैक्सिमा
और मिनिमा नहीं देता। मैक्सिमा या मिनिमा केवल बाउंड्रीज पर ही हो सकते हैं, इसलिए पोटेंशियल फाई 3 का मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ होगा, केवल बाउंड्री पर होगा, और इसका मान हर जगह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो फाई 3 बराबर आपका 0 है, तो इसलिए आपका फाई 1 बराबर फाई 2 के होगा। तो दिए गई बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करते हुए लैप्लासिस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये है आपकी यूनिकनेस थ्योरम। अब आते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस पे। तो ये आपका मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस है। इस फिगर को ध्यान से दीजिए, देखिए, इसी से आपको समझ में आएगा। तो मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस को हम समझने के लिए, जब किसी चालक तल के सामने, अब ये क्या है आपका, ये चालक तल है, इस चालक तल के सामने आपने क्या किया, कोई आवेश रखते हैं, तो क्या होगा, तल पर कुछ आवेश प्रेरित हो जाएगा। जब किसी चालक तल के सामने आवेश रखते हैं तो चालक तल पर क्या होगा, कुछ आवेश प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिए गए आवेश और प्रेरित आवेश के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हमें निकालना है, तो वो इस चार्ज प्लस क्यू के कारण भी होगा, और इसके कारण जो इस पर चार्ज इंड्यूस हो गया है उसके कारण भी होगा, यानी कि दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होगा। तो इस तल पर जो इंड्यूस्ड आवेश, जो इस तल पर जो आवेश इंड्यूस्ड हुआ है, तल पर कुछ आवेश जो प्रेरित हुआ है, इस प्रेरित आवेश को हम क्या करते हैं, उचित दूरी पर उचित प्रकृति के बिंदु आवेश द्वारा, उचित दूरी पर उचित परिणाम के एक बिंदु आवेश द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये वाला चार्ज क्या है, ये मैंने माइनस क्यू दिया है, पर मान लीजिए ये क्यू डैश है सपोज। तो ये हमने इसके इस साइड में प्रॉपर मैग्नीट्यूड, प्रॉपर डिस्टेंस द्वारा इस पर जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसको इससे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और जो ये आवेश है और इसके कारण भी क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र और विभव है वो वास्तविक अवस्था के समान ही होगा। तो ये जो चार्ज है वो इस चार्ज का इमेज चार्ज कहलाएगा। मतलब ये है कि यदि किसी, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है जो कि ग्राउंडेड है, क्या है, जो कि ग्राउंडेड है। अब इस ग्राउंडेड प्लेन को आपने क्या किया, ग्राउंडेड होने की वजह से इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 है। अब इस प्लेन के सामने आपने d डिस्टेंस पर प्लस q चार्ज रख दिया परपेंडिकुलरली, तो किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या पोटेंशियल उतना ही होगा जितना प्लेट को हटाकर प्लेट के पीछे d डिस्टेंस पर माइनस q चार्ज रख देने से प्राप्त होता है। तो ये जो काल्पनिक माइनस q चार्ज है ये इसका इमेज चार्ज होगा। बेसिकली ये माइनस q चार्ज क्या है, इसके कारण जो इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको हमने इसके बराबर की डिस्टेंस के पीछे, इसके पीछे हमने उसको, इस चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इसके कारण जो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो उतनी होगी जितनी की वास्तविक में थी। तो ये जो चार्ज है ये इसका इमेज चार्ज कहलाता है। तो ये है आपका मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। तो जब भी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो आपका आवेश है उसका इमेज चार्ज की
मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। और उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि कंडक्टिंग प्लेन की उपस्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए, अब कंडक्टिंग प्लेन से फिर हमें कोई लेना देना नहीं हो जाएगा, फिर क्यू चार्ज चलेगा और उसका इमेज चार्ज चलेगा, उसके कारण हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके एप्लीकेशन में हमारा पहला टॉपिक है अ पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, अनंत विस्तारित भू संपर्कित चालक तल के निकट स्थित बिंदुवत आवेश। अब मान लीजिए एक ये पी डैश इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है जिसको आपने ग्राउंडेड किया हुआ है। अब ग्राउंडेड होने से इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब इस कंडक्टिंग प्लेन के परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दिया है। अब इस दिए गए चार्ज के कारण ये जो कंडक्टिंग प्लेन है पी डैश पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, लेकिन चालक ग्राउंडेड होने के कारण इस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब हमें क्या निकालना है कि प्रतिबिंब आवेश का परिमाण, प्रकृति और स्थिति। तो माना कि जो दिया गया प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वो पीपी द्वारा बने, आपने जो है इमेज चार्ज कितना लिया उसका, क्यू डैश, उसका परिमाण कितना है, क्यू डैश है। और ये कहाँ लिया आपने, इस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर, और कितनी डिस्टेंस पर, डी डैश डिस्टेंस पर, ये डी डिस्टेंस पर और ये डी डैश डिस्टेंस पर। अब ये जो पी डैश है ये ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। डी पे भी 0 होगी और बी पे भी 0 होगी। फाई डी पे भी 0 होगा और फाई बी पे भी 0 होगा। तो एट पॉइंट बी, तो इस क्यू डैश चार्ज के कारण भी होगा पोटेंशियल, इसके कारण भी होगा। तो कितना हो गया, फाई बी बराबर फाई के क्यू अपॉन डी इसके कारण, और के क्यू डैश अपॉन डी डैश इसके कारण इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 आ गया। अब इसी तरीके से पॉइंट डी पर पोटेंशियल 0 होगा, फाई डी। अब फाई डी पे इसके कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी, और इसके कारण क्यू डैश के कारण के क्यू डैश अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप देखिए, के क्यू बाई डी प्लस के क्यू डैश बाई डी डैश इज इक्वल टू 0। तो आ गया आपके पास में क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी डैश। एंड इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन थी, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप चाहें तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इससे आपके पास क्या आ गया, माइनस डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यू बराबर डी डैश बराबर क्या है, डी, डी डैश बराबर क्या आ गया आपके पास में, डी के। तो जब डी डैश बराबर डी है तो क्यू डैश बराबर क्या आ गया, माइनस क्यू के। क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास में क्या आ गया, ये जो आपकी इक्वेशन थी, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में डी डैश इज इक्वल टू डी, और डी डैश इज इक्वल टू जब डी आया हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू जब हमने इक्वेशन 1 में रखी आपकी, तो डी बराबर डी डैश जब हमने रखा तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। तो इसका मतलब ये है कि चालक तल के
लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज रख देने से चालक तल का विभव 0 मिलता है, अर्थात बाउंड्री कंडीशन ओबे हो रही है। तो इस प्रकार के निकाय के लिए क्या करेंगे, हमने चालक तल के बाईं तरफ डी दूरी पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमें हमें क्या बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हमारी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये जो है ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। तो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर इस क्यू डैश की वैल्यू इसके बराबर हो, डिस्टेंस भी इतनी ही हो, परंतु चार्ज नेगेटिव हो। तो ये चीज़ जो है इसका क्या है, इमेज चार्ज। अब इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव m तीव्रता निकालनी है। तो अब आप देख लीजिए, ये आपका कंडक्टिंग प्लेन है। अब इसके कारण किसी पॉइंट m पर, ये m पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, वही सी पॉइंट पर माइनस क्यू, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ये इसका इमेज चार्ज है। अब इसके कारण इस पॉइंट पर और इसके कारण भी इस पॉइंट पर, तो इसके कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण एम पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है आर, और इसके कारण माइनस के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस तो आर है, पर ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, सी एम स्क्वायर, ये कितनी होगी, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 AM AC अपॉन कॉस ऑफ दिस एंगल। अब ये एंगल क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई एंड दिस इज थीटा, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो क्या हो गया हमारे पास, सी एम बराबर आर स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस ऑफ थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पोटेंशियल कितना हो गया टोटल, के क्यू 1/r माइनस 1/r स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस ऑफ थीटा टू द होल पावर 1/2। इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ई आर बराबर माइनस डेवा 5/डेवा r, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वैल्यू रख के क्यू, और आपके पास में फाई ये है ही, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करिए, आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखूंगी। तो आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया ई आर बराबर के क्यू 1/r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2D कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस ऑफ थीटा टू द होल पावर 3/2। और ई थीटा इसका कॉन्डिनेट क्या होगा, माइनस 1/r डेवा 5/डेवा थीटा, फिर वही फाई की वैल्यू रखो। अब 1/r तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा ओनली, एंड जब इस पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ई थीटा आ गया के क्यू अपॉन के क्यू 2D साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर प्लस 4RD कॉस ऑफ थीटा टू द होल पावर 3/2। द रिजल्टेंट क्या होगा, ई बराबर अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो मान लीजिए एंगल गामा है, तो टेन गामा इज इक्वल टू ई थीटा बाय ई आर। तो ये तो हो गए किसी पॉइंट पर मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस पे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, चालक तल के किसी बिंदु डी पर प्रेरित आवेश। अब फिर वो ये चालक तल है, अब कोई बिंदु ये डी है, इस डी पॉइंट पर हमको इंड्यूस्ड चार्ज का पृष्ठ घनत्व निकालना है। अब वही है, यही चालक तल के सामने रखा हुआ है, तो इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसका हमें किसी पॉइंट डी पर वैल्यू निकालनी है, और ये आपका चालक तल है, वही प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर इसका इमेज चार्ज माइनस क्यू बराबर इक्वल डिस्टेंस पे बी और डी कोई पॉइंट है, डी पॉइंट पर हमको निकालना है। तो अब इस डी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिस्टेंस हो गई, तो के क्यू अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसका ये यहाँ पर ये कंपोनेंट है आपका, ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ, चालक तल के लंबवत। तो चालक तल के लंबवत इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, कॉस की फॉर्म में आ जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर ये आपका साइन के हो जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन में कितना होगा, कॉस अल्फा। कोई भी अपन कंपोनेंट निकालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस की फॉर्म में होता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, परंतु वो इस कंडक्टिंग प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो कितना आ गया, माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा। अब इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज के कारण वो भी क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस के क्यू कॉस ऑफ अल्फा। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, परंतु डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसके कारण भी जो है उसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली यही है, इसके कारण भी जो होगा तो इस समय भी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका जो ये बेस वाला कंपोनेंट है वो ये होगा, और इधर वाला तो खैर हमें लेना ही नहीं है। तो जो पी पी डैश का के परपेंडिकुलर दोनों चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2k क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। 3/2 क्यों, कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉस अल्फा की वैल्यू रख दी है, एंड कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन ये वाली चीज़, क्योंकि ये एंगल अल्फा के बराबर है तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये आप देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ बना रहा है तो ये भी इसके साथ बनाएगा अल्फा एंगल। तो कॉस अल्फा बराबर आपके पास आ गया डी अपॉन अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या आ गया, माइनस के क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। तो ई की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, इस पॉइंट पर ई की रिजल्टेंट वैल्यू आई है हमारे पास दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो 2k क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अब गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है, चालक तल के लंबवत हम पहले निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, उसके स्थानीय पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होती है। ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ये आपके पास में ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठावेश घनत्व। तो पॉइंट डी पर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 है, ई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है, 2k क्यू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। k की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, क्यू डी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। जब हम k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द होल पावर विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन रह गया है तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लस क्यू और चालक तल के मध्य बल, तो आपको मालूम है प्लस क्यू और चालक तल के मध्य बल कैसे निकालेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज तो ए पर हो गया, अब इसके कारण जो चालक तल था आपका यहाँ पर, उस पर चार्ज इंड्यूस हुआ था, नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज को हमने कहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इसी के पीछे डी डिस्टेंस पर, इसके बराबर के डिस्टेंस पर, अमाउंट में बराबर पर जस्ट अपोजिट नेचर में। तो कौन सा चार्ज लगेगा, कूलम्स लॉ से कौन सा फोर्स लगेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k q इंटू माइनस क्यू अपॉन 2d स्क्वायर। तो ये इसके बीच में लगने वाला फोर्स हो गया। अब आपका इसमें लास्ट टॉपिक है, अनंत विस्तार के चालक तल पर कुल प्रेरित आवेश।
अब ये तो हमने देख लिया कि चालक तल यानी कि कंडक्टिंग प्लेन के किसी भी पॉइंट डी पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो चालक तल पर प्रेरित आवेश कितना हो गया? सिग्मा इंटीग्रल सिग्मा डी ए। पढ़ते आ रहे हैं हम ये बार बार। अब हमने क्या किया, ए पॉइंट को जिस पे प्लस क्यू चार्ज था सेंटर मानकर, जो हमारा कंडक्टिंग प्लेन था पीपी डैश, उस पर त्रिज्या में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हुए हम सर्किल खींचते हैं जो पूरे चालक तल को रिंग की फॉर्म के एरिया के अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। इनमें से हमने दो ले लिए सर्किल, एक की रेडियस x और एक की रेडियस x प्लस डी एक्स। ये जो बीच का पोर्शन है ये dx है। तो इन दोनों वृत्तों के बीच का जो ये पोर्शन है, इसका एरिया कितना हो गया? इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 2πx और इसकी विड्थ कितनी होगी आपकी? dx। तो 2πx dx इसका एरिया हो गया। तो इसलिए इस रिंग में प्रेरित आवेश कितना प्रेरित आवेश होगा इस रिंग में? dq डैश बराबर सिग्मा x इंटू एरिया। तो सिग्मा x तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई एंड एरिया कितना हो गया? 2πx dx। क्योंकि चार्ज क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो टोटल कितना हो गया? q डैश बराबर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है तो 0 से इन्फिनिटी सिग्मा x 2πx dx। सिग्मा x अभी हमने कैलकुलेट किया है, माइनस क्यू डी अपॉन 2πx² प्लस d² बाय 3/2। वैल्यू हमने रखी और इंटीग्रेट किया, माइनस क्यू डी 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी अपॉन x² प्लस d² to the whole power 3/2। आफ्टर इंटीग्रेशन एंड लिमिट पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस क्यू। तो क्यू डैश बराबर कितना हो गया? माइनस क्यू। तो इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू आवेश द्वारा चालक तल पर जो प्रेरित आवेश है वो परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। तो आप देखिए हमने जो पीछे सब्स्टिट्यूट किया है वो भी माइनस क्यू ही किया है और वो वही चार्ज है जो इस पर ए पे रखे चालक के चार्ज के कारण कंडक्टिंग प्लेन पर इंड्यूस हुआ था। तो ये है आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टर्न पे हम आपकी पॉइजन्स एंड लैप्लासिस इक्वेशन पढ़ेंगे इन कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।